नमस्कार साथियों, सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों की बेहद मांग पर आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपदा प्रबंधन से संबंधित कुछ कक्षाएं। विद्यार्थियों की बेहद मांग थी कि चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी भर्ती होने जा रही हैं उसमें आपदा प्रबंधन एक टॉपिक दे रखा है सिलेबस के अंदर। तो इसके संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कक्षाएं हैं वो अब आप सभी के लिए यूट्यूब पर निःशुल्क लेके आ रहे हैं और एज ए क्लासरूम की तरह जिस प्रकार कक्षा में पढ़ाया जाता है उसी प्रकार का कोई शॉर्ट माध्यम नहीं है। लगभग आपके जो आपदा प्रबंधन से संबंधित भले ही एक प्रश्न आए, दो आए, जितने भी आए, हमारी कक्षा से लगभग एक भी प्रश्न है जो आपके बाहर नहीं जाने वाला है। तो आपदा प्रबंधन से संबंधित आज आपकी पहली कक्षा रहने वाली है और विशेष रूप से जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो परीक्षा आयोजित होने जा रही है सितंबर, उसके सिलेबस में स्पष्ट रूप से दे रखा है आपदा प्रबंधन। उसके लिए ये क्लास है जो आपके आयोजित होने जा रही है। तो सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, प्रत्येक उस जरूरतमंद विद्यार्थी तक ये आपदा प्रबंधन का वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि अगर एक प्रश्न आए, भले 4 प्रश्न आए, आपके सभी प्रश्न है जो इस टॉपिक के अंदर राइट होने चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास हमारी आपदा प्रबंधन को लेकर। अब बात करें हम आपदा प्रबंधन की, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपदा आपदा है क्या, ये क्या है आपदा, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपदा। दो शब्द हैं आपके इस सिलेबस में जो दे रखा है आपदा प्रबंधन। एक तो है आपदा और दूसरा क्या है, प्रबंधन। ठीक है, तो दोनों के बारे में चर्चा करने से पहले हम एक एक शब्द के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि आपदा क्या होती है और प्रबंधन क्या होता है। ठीक है, आपदा और प्रबंधन दोनों से संबंधित चर्चाएं हैं जो हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपदा। आपदा की अगर बात करें सामान्य अर्थों में कि अचानक घटित होने वाली घटना। अचानक घटित होने वाली घटना, अचानक घटित होने वाली घटना का मतलब क्या हुआ कि ऐसी घटनाएं जिसके बारे में हमारे को पूर्व में कोई जानकारी नहीं होती है या हम कल्पना भी नहीं करते हैं कि किसी प्रकार की ऐसी जो घटना है वो घटित हो सकती है। ठीक है, उसको हम आपदा की श्रेणी में शामिल करते हैं। अब ये जो घटनाएं घटित होती हैं ये मानवीय प्रकार की हो सकती हैं या ये प्राकृतिक रूप में भी हो सकती हैं। मुख्यतः आपदा को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जो प्राकृतिक रूप से घटित होते हैं या इस प्रकृति में किसी प्रकार की हलचल या कोई कमी या कोई अधिकता की वजह से जो घटनाएं घटित होती हैं उनको हम प्राकृतिक आपदा में शामिल करते हैं। और दूसरी जो होती है मानवीय घटनाएं, मानव के द्वारा जो आपदाएं उत्पन्न की जाती हैं। अब मानव आपदा जो उत्पन्न करता है, सामान्य जैसे आप अपने घर में कोई छोटी मोटी चीज हो जाती है उसको आप आपदा में शामिल ना करें। ठीक है, अब जैसे आपके कोई झगड़ा हो जाता है ना, जो क्लेश हो जाती है, जो वो भी आप सोचते नहीं है, कल्पना नहीं करते भाई कि हमारे आज झगड़ा होगा, ऐसे तो कोई कल्पना करता नहीं है। लेकिन वो झगड़ा आपके आपदा की श्रेणी में नहीं आएगा क्योंकि वो आपका पर्सनल है, वो कोई सोच विचार या कोई अन्य मुद्दे को लेकर आपकी घटना घटित हो सकती है। लेकिन अगर हम आपदा की बात करें, हम आपदा की बात करें तो मानवीय प्रकार की आपदा कैसे हो सकती है। जैसे कोई बड़ी दुर्घटना है, कोई सड़क दुर्घटना है या कोई भगदड़ है या अन्य ऐसी कोई घटनाएं रिसाव वगैरह की होती हैं जो मानवीय भूल की वजह से या मानवीय कमी की वजह से होती है, वो तो मानवीय प्रकार की होती है। तो दो प्रकार से हो सकती है। सबसे पहले शॉर्ट में आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि आपदा होती क्या है। तो अचानक घटित होने वाली कोई घटना जिसकी हमारे को कोई पूर्व सूचना नहीं होती है, कोई पूर्व अनुमान नहीं होता है, अचानक जैसे कि भूकंप आ गए, तो भूकंप फोन करके थोड़ी आता है कि मैं भाई आज आ रहा हूं, आप तैयार रहना। ऐसे तो हमारे को कोई पूर्व सूचना नहीं होती है। तो वो क्या होगी, अचानक होने वाली घटना है, अचानक भूकंप आ जाता है, मकान गिर जाते हैं, हो सकता है जन या धन की हानि हो। जन और धन की हानि भी जरूरी है। ऐसी आपदा के अंदर क्या होगी, आपके नुकसान होगा, लोगों का नुकसान हो सकता है या धन का नुकसान हो सकता है, किसी भी प्रकार का है जो नुकसान आपदा के अंदर होता है। ये बात आप आवश्यक रूप से ध्यान रखें। तो सबसे पहले इस शब्द का सामान्य अर्थ है जो आपको अच्छे से समझ में आया हुआ होना चाहिए कि आपदा होती क्या है। तो आपदा का अगर हम बात करें, अचानक घटित होने वाली घटना, अगर आपदा की बात करें, अचानक घटित होने वाली घटना, अचानक घटित होने वाली घटना जिसमें जिसमें आपके जन व धन की हानि हो, जन व धन की हानि हो।
नहीं तो आप तो ऐसे अनुमान लगा के बैठ जाएंगे कि सर हमारे तो कोई ऐसी घटना नॉर्मली आपके जीवन के अंदर हो जाए, वो भी अचानक हो जाती है, तो आप उसे ऐसे आपदा से नहीं जोड़ सकते कि डायरेक्ट कि सर ये तो हमारे आपदा हो गई। वो आपकी आपदा नहीं है, वो कोई अन्य दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इसलिए आपदा की जब भी हम बात करेंगे तो उसमें जन और धन दोनों की हानि होगी। या तो अधिक लोग मरेंगे या फिर अधिक है जो धन की बर्बादी ऐसी घटनाओं के अंदर होती है। अब ये जो घटनाएं होती हैं ये आपके ये घटनाएं क्या हो सकती हैं, ये प्राकृतिक हो सकती हैं, ये प्राकृतिक व मानवीय, प्राकृतिक व मानवीय होती है, ठीक है। कोई पीपीटी बेस्ड क्लास नहीं है, डायरेक्ट जैसे क्लासरूम के अंदर जो बातें होती हैं वैसे ही हम बातें कर रहे हैं। तो आप अच्छे से अपनी कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे, या आप सोच रहे हैं कि जैसे ही ये हमारी क्लास होगी उसके बाद में CCI का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर इसकी जो पीपीटी क्लास PDF जो है वो हम उपलब्ध करवाएंगे, वहां से आप नोट करेंगे या उसका प्रिंट आउट लेंगे, वो आपकी स्वेच्छा है। आप इस कम समय के अंदर इसका उपयोग कैसे करते हैं, मेरा मानना है आप हो सकता है थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 या 2 की स्पीड में क्लास को देखें और अपने हाथ से, क्योंकि ज्यादा क्लासें भी आपदा प्रबंधन की नहीं होने वाली है, कम कक्षाओं के अंदर अच्छा सारगर्भिक जो मैटर है जो आपके काम का है जिससे प्रश्न आने की संभावना रहती है उन पर ही हम ज्यादा चर्चा करने वाले हैं। तो ये शॉर्ट में थोड़ा सा आपके ध्यान में रहना चाहिए पहले कि आपदा होती क्या है, इसलिए हम आपदा के बारे में नॉर्मली चर्चा कर रहे हैं कि आपदा अचानक घटित होने वाली घटनाएं होती हैं जिसमें जन और धन की हानि होती है। ये मानवीय हो सकती हैं, ये आपके प्राकृतिक रूप से भी हो सकती है। तो ये पॉइंट आप ऐसे ही एज ए जैसे मेरे साथ में उतार सकते हैं, आप सोच रहे हैं हम बाद में करेंगे, जैसे आपको उचित लगे उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो आपदा के संबंध में पहले ये बात मैंने क्या बोला, सिलेबस के अंदर आपके क्या आपदा प्रबंधन है, हम सबसे पहले आपदाओं को पढ़ेंगे, आपदा क्या होती है और कौन कौन सी आपदाएं हैं, विशेष रूप से भारत और राजस्थान के संबंध में ये जो आपदाएं घटित हुई है ये कौन कौन सी है, कोई मुख्य जो आपदा की घटनाएं हैं उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में इन आपदाओं से संबंधित कोई भी राज्य सरकार या भारत सरकार कोई योजना है, कोई काम कर रही है तो उनके संबंध में भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा अंत में हम बात करेंगे प्रबंधन की, प्रबंधन के लिए भारतीय राज्य सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, प्रबंधन के लिए कौन कौन सी समितियां बनी हैं, कौन कौन सी नीतियां आई है ना, उन सब की चर्चा अंत में करेंगे। और प्रबंधन होता कैसे, तो ये सारी चीजें अंतिम में होंगी। प्रबंधन का मतलब है कि हम अगर आपदा की घटना घटित हो जाए फिर हम उसका उपचार कैसे करेंगे, भी आपदा आ भी जाए, आपदा के पूर्व हम क्या कर सकते हैं, आपदा के समय हम क्या कर सकते हैं, आपदा के बाद में हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें प्रबंधन के अंदर आती है। तो वो हम अंत में बात करेंगे, पहले हम आपदा को पैदा करेंगे, आपदा आएगी तो प्रबंधन करेंगे ना, इसलिए पहले हम आपदा के बारे में समझेंगे, आपदा आती कौन कौन सी है, कैसी आती है, किस प्रकार की होती है और भारतीय राजस्थान में प्रमुख आपदाएं कब कब आई है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अब तक भी वीडियो आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत काम की क्लास है ये, और 100% जो भी आपदा प्रबंधन का आपके चतुर्थ श्रेणी में, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी में कम से कम आपके 5 से 6 पेपर होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म भरे गए तो आपके 10 से ज्यादा प्रश्न आपदा के रहने वाले हैं और एक भी प्रश्न इसमें बाहर नहीं जाएगा, आप देख लेना, ठीक है। तो बात करें इस आपदा की, अब हम बात करेंगे आपदा के वर्गीकरण का, ठीक है। मोस्टली आपको पहले इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए कि आपदा होता क्या है, अचानक घटित होने वाली घटना प्राकृतिक रूप से हो सकती है या मानवीय रूप से हो सकती है जिसमें जन और धन की हानि हो। ये तो होगी एक सामान्य सी परिभाषा की बात। अब अगर हम लोग बात करें कि प्रमुख आपदाएं कौन सी हैं, आपदाएं तो मुख्यतः इनको 2 भागों में बांटा गए हैं। शुरुआत में हम लोगों ने बात कर ली है कि आपदा को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में। एक तो आपकी होगी प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, दूसरी आपके होगी मानवीय आपदा, मानवीय आपदा। दोनों का अच्छे से ध्यान रखना, एक है प्राकृतिक आपदा और दूसरी क्या है, मानवीय आपदा। ये तो मुख्यतः 2 प्रकार हो गए। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि आपदा को मुख्यतः कितने भागों में बांट सकता है, तो जरूर नहीं है कि केवल और केवल प्राकृतिक रूप से जो घटित होती है वही घटनाएं आपदा के अंदर आए। मानव भी कहीं ना कहीं गलती कर देता है और बहुत सारी आपदाएं पैदा कर देता है, वो भी कौन सी हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्राकृतिक जो आपदाएं हैं इनको भी हम आगे उत्पत्ति के आधार पर अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे प्राकृतिक आपदा को मुख्यतः हम 4 भागों के अंदर बांट सकते हैं। कौन कौन सी हैं, इसमें एक तो है आपके वायुमंडलीय आपदा, वायुमंडलीय आपदाएं। प्राकृतिक आपदा में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है वायुमंडलीय,
जो वायुमंडल है, वायुमंडल में परिवर्तन या वायुमंडलीय घटनाओं की वजह से जो आपदाएं घटित होती हैं उनको हम वायुमंडलीय आपदा के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब इसमें कौन कौन सी आती हैं तो आप ध्यान में रखेंगे। एक तो आपके इसमें आता है सूखा, ठीक है, एक आता है चक्रवात, सूखा है, चक्रवात है, और एक लू, एक भले आप इसमें लिख दें शीतलहर, शीतलहर। ये जो आपदाएं हैं, शीतलहर भी एक प्रकार की आपदा है, लू भी आपदा है, और लू को तो राज्य सरकार ने हम पहले करंट के अंदर भी चर्चा कर चुके हैं, या इसमें भी चर्चा करेंगे। लू को क्या कर दिया गया है, प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में है जो शामिल कर दिया गया है, ठीक है। तो ये मोस्टली ध्यान में रखना है, यहां से प्रश्न बनने की गुंजाइश रहेगी। सीधा प्रश्न आपसे पूछेंगे कि निम्न में से कौन सी है जो वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा है या नहीं है। तो सूखा क्या है, सूखा हम सीधे सोच के बैठे भी सूखे का तो वर्षा से लेना देना है, ये वायुमंडल, वर्षा आती कहां से, ठीक है ना, वो चीजें भी ध्यान में रखनी है। तो इसलिए सूखा प्राकृतिक है, चक्रवात भी प्राकृतिक में कहा है, वायुमंडलीय है। लू, लू क्या है, ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो गर्म हवाएं चलती है वो, और जो ठंडी हवाएं चलेगी वो क्या होगी, शीतलहर। तो लू और शीतलहर दोनों का आप लोग ध्यान में रखेंगे। सीधे इन चारों के नाम पहले अच्छे से मालूम होने चाहिए, सीधा वन लाइनर प्रश्न है जो आपके यहां से बन सकता है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पर जो आपके हैं वो है स्थलीय, स्थलीय या इसको हम बोल सकते हैं भूमिकीय, भूमिकीय मतलब भूमि से संबंधित। स्थलीय या जो भूमिकीय प्राकृतिक घटना है, जो प्राकृतिक आपदा है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें कौन कौन सी हैं देखें आप लोग, जैसे भूकंप है, भूकंप का संबंध किससे है, भूकंप का संबंध स्थल से, स्थल के अंदर हलचल होता है, भूमि के अंदर से जो कंपन पैदा होती है उसकी वजह से भूकंप आता है। तो ये आपदा किससे जुड़ी हुई है, स्थल से जुड़ी हुई है, स्थलीय प्राकृतिक आपदा। स्थलीय या भूमि की लिखा हुआ आ सकता है, जो भी लिखा हुआ है हमारे को अच्छे से मालूम होना बहुत जरूरी है। तो भूकंप हो गया, जैसे भूस्खलन हो गया, भूस्खलन हो गया, भूस्खलन का मतलब क्या है, भूमि का खिसकना। भूमि खिसकेगी तो वो हलचल किस में होगी, वो भी हलचल भूमि से संबंधित है। तो ये भी स्थलीय हो गया आपके, भूस्खलन हम इसमें शामिल कर सकते हैं, भूस्खलन, ठीक है, भूस्खलन। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी को शामिल कर सकते हैं, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी कहां से आते हैं, भूमि के अंदर से, भूमि के अंदर से, भूमि के फटने के बाद है जो जो मैग्मा बाहर आके लावा बनता है, अंदर तो मैग्मा रहता है और बाहर आते क्या बन जाता है, लावा। तो ये घटना भी किससे है, भूमि की घटना है, ध्यान में रखनी है। तो ये प्रमुख घटना है, ये प्रमुख जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं इनको हम किसमें शामिल करते हैं, स्थलीय प्रकार की घटनाओं में शामिल करते हैं। उसके बाद में हम ले सकते हैं अगला जलीय आपदा, 3 नंबर पे जलीय। अब जलीय प्राकृतिक आपदा, जल की वजह से जो प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं उनको जल के अंदर शामिल करते हैं। जैसे बाढ़, जब अधिक वर्षा हो जाएगी या जब नदियों के अंदर कैपेसिटी से ज्यादा है जो जल आ जाएगा तो बाढ़ का रूप धारण कर लेगा, या जो बांध है वो क्षमता से ज्यादा भराव क्षमता का हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वो बाढ़ का रूप ले लेगा। बाढ़ का मतलब क्या है कि पानी फैल जाता है, जब क्षमता से अधिक है, नदियां अपना मार्ग परिवर्तन कर लेती हैं या कोई बांध टूट जाते हैं तो वो किसका रूप धारण कर लेते हैं, बाढ़ का। तो ये किस प्रकार की आपदा होगी, ये जलीय प्रकार की आपदा होगी। इसके अलावा आपके आ जाए सुनामी आ जाए। अब सुनामी कहाँ आती है, सुनामी समुद्र के अंदर आती है, तो जल से संबंधित है, सामान्य केवल समझ लेना है, कुछ भी इसमें रटने की आपको अलग से आवश्यकता नहीं रहेगी। सुनामी कहाँ आती है, तो सुनामी समुद्र में आती है। तो सुनामी भी आपकी किस में रहेगी, जलीय प्रकार की आपदा के अंदर हम इसको शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ में समुद्र में आता है एक ज्वार भाटा, ज्वार भाटा है ना, जल का ऊपर उठना वापस नीचे गिरना, क्या है, ज्वार भाटा, जो कहाँ होगा, जो आपके समुद्र के अंदर होगा। इसी प्रकार में महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं भी कहाँ है, आपके समुद्र में से संबंधित है। ठंडी महासागरीय धाराएं होती हैं, गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं, तो वो भी अलग अलग प्रभावित करती है। जिन क्षेत्रों में गर्म महासागरीय धाराएं चलेगी वो तापमान को बढ़ा देती हैं, जहाँ ठंडी महासागरीय धाराएं चलेगी वो तापमान को गिरा देती हैं। तो वो भी उस क्षेत्र में है जो कहीं न कहीं घटनाओं के लिए उत्तरदायी होती है। तो महासागरीय धाराओं को भी हम इसके साथ में शामिल कर सकते हैं, लेकिन इतना डीपली जाकर पूछने की गुंजाइश कम है। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है सूखा किससे संबंधित है, तो वायुमंडलीय आपदा है, स्थलीय आपदा है, जलीय आपदा है, और एक आपके रह गई है जैविक आपदा। ये आपके मिक्स नहीं हो जाए, इनके बीच में थोड़ा सा रेड से आप ध्यान रख लेना। ये जो आपदा है ये अलग प्रकार की है ना। स्थलीय में भूकंप है, भूस्खलन है, ज्वालामुखी है, और यहाँ बाढ़, सुनामी और ज्वार भाटा है, ठीक है, इसको आप अलग से ध्यान रखेंगे। अब 4 नंबर की हमारे हैं जैविक की आपदा।
जैविक की आपदा। अब जैविक की आपदा किससे होगी? विभिन्न जीवों से, विभिन्न प्रकार के जीवों से जो कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो वो जैविक की होती है। अब जैविक की में कौन कौन सी है तो आप ध्यान रखेंगे, जैसे आपके डेंगू हो गया, आपको क्या हो गया? डेंगू हो गया। आपके लिए तो डेंगू क्या है? आपदा है। आपदा कब हो जाएगी? जब डेंगू एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, बहुत सारे लोगों को ये मच्छर काटने से फैल जाएगा। तो ये किस प्रकार हो गया? जीव से हो गया। तो डेंगू है। या आपके कोविड-19 आया था पहले, कोविड-19 ये क्या था? ये भी जैविक ही था। यहाँ बर्ड फ्लू हो जाता है, पक्षियों के अंदर जो होता है बर्ड फ्लू होता है, ये भी क्या है? ये भी जैविक है। तो ये जैविक के प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो ये सामान्य वर्गीकरण आप यहाँ से ध्यान में रखेंगे। डायरेक्ट प्रश्न आपके यहाँ से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वायुमंडलीय, स्थलीय, जलीय और जैविकीय, ये चारों किसमें आती हैं? चारों प्राकृतिक में। सीधा प्रश्न ये पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा है या नहीं, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें, इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो आगे है मानवीय प्रकार की। अब मानव की वजह से भी ऐसी जो घटनाएं हैं जो आपदा का रूप ले लेती हैं, उनको हम इसमें शामिल करते हैं। जैसे मानवीय घटनाओं के अंदर अगर हम बात करें, सड़क, रेल या हवाई दुर्घटना। ये जो दुर्घटनाएं होती हैं, ये पहले से मालूम थोड़ी होता है कि यहाँ पर ऐसे दुर्घटनाएं हो जाएगी। जैसे आपने पिछले समय में सुना होगा कि अहमदाबाद के अंदर एक प्लेन क्रैश हुआ था। लगभग सारे यात्री, एक आपने इंस्टाग्राम के आप बहुत शौकीन होंगे ना, इंस्टाग्राम में रीलें वगैरह देखते होंगे। एक व्यक्ति को आपने देखा होगा कि उसमें से जिंदा बच गए हैं, उसकी रीलें बहुत ज्यादा चल रही थी। या न्यूज में भी आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति था, मतलब उस पूरे प्लेन के अंदर आप कल्पना करो केवल एक व्यक्ति है जो जीवित रहा है। अब सोचो कि वो अपने जीवन में क्या सोच रहा होगा कि मैं अकेला कैसे बच गया। 7 दिन तक तो उसको ऐसे सोच सोच के नींद नहीं आई होगी, है ना। क्योंकि जब हम ऐसी स्थिति को देखते हैं ना, और उसमें से एक भाग्यवान है, वो उसका कैसा भाग्य होगा आप सोचिए कि सारे मर गए और वो अकेला बच गए, है ना। तो ये चीजें क्या है? ये जो हवाई दुर्घटनाएं हैं, सड़क दुर्घटना है, रेल दुर्घटना है, ये मानवीय आपदा है, मानव के द्वारा। अब कुछ तकनीकी कमियां थी उसके अंदर, तो पहले से उन्होंने जो भी पायलट थे यानी जो भी तकनीकी स्टाफ थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में जो प्लेन है वो कैरी नहीं कर रहा था, तो वो क्या हुआ? नीचे गिर गए अहमदाबाद के अंदर। कितना दुख भरा वो हादसा था, मतलब कल्पना नहीं कर सकते। कितने अनगिनत लोगों की मौत हो गई, लोगों की लाशें नहीं मिल रही थी। और बेचारे जिस हॉस्टल के ऊपर गिरा है, उस हॉस्टल में रहने वाले निर्दोष, उन्होंने थोड़ी सोचा था कोई हॉस्टल की बिल्डिंग में ऐसे रह रहा है, और वो थोड़ी सोचते हैं कि भी हम हॉस्टल में रह रहे हैं, यहाँ क्या होगा, या ऐसे कोई थोड़ी सोचता भी हम अब हॉस्टल में या अपने घर में अपना आराम से बैठे हैं और घर के ऊपर आके कोई प्लेन गिर जाए तो वो क्या होगा? वो एक प्रकार की आपदा है। वो पहले से बता के नहीं आती, हमारे को नहीं मालूम होता है कि हमारी जिंदगी में ये अभी घटना तुरंत होने वाली है, अचानक घटित होती है। और वो किसकी वजह से होती है? वो मानव की वजह से होती है। इसलिए हम उसको मानवीय आपदा के अंदर है जो शामिल करते हैं। एक तो ये आप ध्यान रखना। दूसरा क्या होता है? मानव की वजह से ये घटनाएं हो गई। भगदड़ है, क्या हो जाती है? भगदड़। भगदड़ में आप लोग समझते होंगे, कोई मेला आपने सुना होगा, जैसे जनवरी के अंदर प्रयागराज का जो मेला आयोजित हुआ था, प्रयाग के अंदर जो महाकुंभ आयोजित हुआ था, उस मेले में भी आपने भगदड़ की खबरें सुनी होगी। तो वो क्या है? वो एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। हम क्या है? हम मानव है। और मानव क्या होते हैं कि ऐसी प्रवृत्ति प्रत्येक मानव के अंदर पाई जाती है। कोई भी चीज हो, जैसे उदाहरण के लिए आपकी बात कर रहे हैं, आप कोचिंग आ रहे हो और कोचिंग से वापस जैसे घर से आप निकलोगे, ठीक है ना, छुट्टी जब होगी तो आपका दिमाग में क्या है कि मैं पहले निकलूं, है ना, मैं पहले निकल जाऊं। तो सबके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं पहले निकलूं, और उस मैं के चक्कर में सारे एक साथ भीड़ हो जाती है। तो वो उसकी वजह से अगर कोई घटनाएं होती हैं तो उनको हम भगदड़ में शामिल करते हैं। जैसे कोई मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाते हैं, अपने यहाँ पर तो क्या हुआ था, अर्धकुंभ जो हम कहते हैं, जैसे चौटन के अंदर भरा गया था, ये भी अभी इसी वर्ष भरा गया है। तो वहां भी क्या थी आपने देखी होगी, बहुत लाइनें, फोटो वीडियो वगैरह देखे होंगे। तो जो वीडियो के अंदर दिख रही थी वो क्या है? सबका उद्देश्य क्या है? सब लाइन में खड़े, पिछले वाला सोच रहा है कि मैं आगे वाले से आगे जाऊं और सबसे पहले दर्शन करूं। वहां कुछ नहीं होना है, आप लाइट जाएंगे 5 मिनट पहले जाएंगे, उससे कुछ भी नहीं होना है। तो वो किस में आता है? फिर उसमें क्या, किसी एक को धक्का लग जाता है, या कोई ढलानी क्षेत्र है या कोई चिकना क्षेत्र है, एक को धक्का लगे, किससे लगेगा? मानव से। घटना किससे होगी? मानवीय घटना। एक से धक्का लगेगा तो कितने जाएंगे? 10, 15, 20, कोई गिनती नहीं है। तो वो कोई सोच नहीं रहा है कि मेरे को पीछे से धक्का आएगा, लेकिन वो होनी घटना है और होनी मानव की गलती से, तो वो अचानक होने वाली घटना हम आपदा के अंदर शामिल करते हैं। प्रयागराज में भी यही हुआ था। बहुत सारे लोग क्या है,
डूब गए थे दर्शन करने के चक्कर में, सुबह के स्नान करने के चक्कर में जल्दी से वो नदी के अंदर बह गए थे, है ना। आपने पहले जोधपुर के अंदर भी सुना होगा ऐसे, जो जोधपुर के मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उसके अंदर जो चामुंडा माता का मंदिर है उसमें क्या है कि इस प्रकार की ढलान है, तो नारियल से वो चिकना हो रखा था और पीछे एक का धक्का लगा, 1 2 4 ऐसे अचानक। फिर हाल ही के अंदर आपने और घटना सुनी होगी, आईपीएल खत्म हुआ था, है ना। आईपीएल खत्म होने के बाद में राजस्थान वो आरसीबी जीती थी इस बार का आईपीएल का टूर्नामेंट, और टूर्नामेंट जैसे ही पूरा हुआ तो आरसीबी क्या है कि आरसीबी की टीम जश्न मनाती है बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु की टीम है और बेंगलुरु के अंदर जश्न मनाती है, जश्न के अंदर असंख्य भीड़ आ जाती है, फैन थे, चाहे वो विराट कोहली के हो या आरसीबी की पूरी टीम के हो, किसी की भी हो, थे क्या फैन। तो वो बहुत सारे जो फैन आ गए थे उन्होंने क्या किया कि भाई मैं भी देखूं, इस चक्कर में एक तो बिना टिकट के फ्री सारी चीज थी, तो उसमें भगदड़ हुई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे, वो भी आपने देखा। वो क्या है, वो इस प्रकार की मानवीय घटनाएं हुई, क्या थी वहां, भगदड़ हुई थी, और वो भीड़ क्या हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है। जब अनियंत्रित हो जाती है तो वो किसका रूप ले लेती है, फिर कुछ न कुछ नुकसान होगा, कुछ न कुछ आपदा वहां घटित होगी। या फिर आपने भोपाल गैस त्रासदी सुना होगा, वो भी क्या थी, वो भी मानवीय भूल थी, जिसकी वजह से जो गैस थे वो रिसाव हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। ये सारी घटनाएं किस में आती है, ये मानवीय प्रकार की घटना में। या कोई आग की घटना है, क्या हो जाती है, आग की घटनाएं। अब देखो आग की घटनाएं 2 प्रकार की होती है, एक प्रकार प्राकृतिक भी हो सकती है। प्राकृतिक में क्या होता है, जब आपके कोई वन की आग है, कोई जल की वन की जो आग है, वो जैसे आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया का जो वन है ना, ऑस्ट्रेलिया के वनों में आग लगती रहती है, तो वहां कोई जाकर तोड़ने नहीं देता है ना, आग लगाने नहीं जाता है। वो क्या है, वो वायुमंडलीय रूप से कुछ न कुछ घटनाएं होती हैं, अधिक तापमान वगैरह होता है, उसकी वजह से क्या होता है, उस वनों के अंदर आग लग जाती है, तो उनको हम प्राकृतिक आपदा के अंदर शामिल करते हैं। और आपको जान के तुड़ी ठोकर वहां घटना हुए, वह मानवीय घटना हुए, तो इसलिए किंगे घरे जान तूड़ी नहीं ठोकनी, है ना। इस प्रकार की घटनाओं से बचित रहना है। ये आग वगैरह जो होती है, हालांकि ये कोई जानबूझ की घटनाएं नहीं होती है, मानवीय प्रकार की घटनाएं जो होती हैं उसमें आग को भी शामिल किया जाता है। किसी मानवीय भूल की वजह से कोई ऐसे सिलेंडर फट जाए, यानी कुछ भी घटनाएं हो जाए जिनकी वजह से भी किसी फैक्ट्री के अंदर या किसी बड़ी जगह पर जो आग लग जाती है, उसको भी हम आपदा के अंदर शामिल करते हैं। तो आपदा का वर्गीकरण बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं, एक तो प्राकृतिक आपदा है, दूसरा मानवीय आपदा है। प्राकृतिक आपदा को पुनः 4 भागों में, है ना, इनके उद्भव के आधार पर, इनकी जो उत्पत्ति होती है आपदाओं की, उनके आधार पर, क्योंकि इनकी तो उत्पत्ति अचानक होती है, तो वायुमंडल के कारणों की वजह से, वायुमंडलीय कारणों की वजह से जो उत्पत्ति होगी उनको हम इसके अंदर शामिल करेंगे, जैसे सूखा है, चक्रवात है, लू है, शीतलहर है। स्थलीय या जो भूमिकीय प्रकार की है उसमें हम भूकंप है, भूस्खलन है, उनको शामिल करेंगे। जलीय में जो बाढ़ है, सुनामी है ना, उनको शामिल करेंगे। ज्वार भाटा है, और जैविक में डेंगू है, कोविड-19 वगैरह जो आया था, ये किसी को बता के नहीं आए थे, और ये विभिन्न प्रकार के जीवों की वजह से वायरस प्रकार की बीमारी थी, ठीक है। और मानवीय जो सड़क दुर्घटना है या हवाई दुर्घटना है या अन्य भी, जैसे भगदड़ हो जाती है मेलों के अंदर या कहीं भी मंदिरों के अंदर, या जो आग की जो घटनाएं होती है मानवीय कारणों से, उनको हम मानवीय प्रकार की आपदा में शामिल करते हैं। तो ये मुख्य मुख्य वर्गीकरण सबसे पहले आपको समझ में आया हुआ होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक एक आपदा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक एक आपदा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक आपदा जो भी हमने वर्गीकरण किया है, उन एक एक आपदाओं को हम उठाएंगे और उनके ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें सूखा के ऊपर। 1 नंबर पे जो हम आपदा लेने वाले हैं वो है सूखा। अभी हमने आपदाओं का वर्गीकरण किया था और आपके ध्यान में होगा कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। बताइए भाई, सूखा किस प्रकार की आपदा है। अभी सामने होते तो पूछ लेते, बताइए तो सूखा किस प्रकार की आपदा है। सूखा तो आपके प्राकृतिक आपदा तो है। प्राकृतिक आपदा में वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा, अभी हमने पढ़ा था सूखा क्या है, सूखा वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा है ना। एक तो ये चीज ध्यान में रखनी है, डायरेक्ट 1 लाइनर प्रश्न आपके सीधा यहां से बन सकता है, वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा, ठीक है। एक बात तो ये अच्छे से ध्यान में रखनी है। साथ में आप, मैंने बोला है, नोट्स बना सकते हैं आराम से, जैसा आपको सहूलियत हो, जैसे आपकी सहूलियत हो, जिस आपकी इच्छा हो, जैसा आपका मन कर रहा है। अब आपका मन है ना, नौकरी आपको लेनी है, बड़ी यूपीएससी की भर्ती आपके लिए है, और इस भर्ती में रह गए तो फिर ताने सुनने ही पड़ेंगे भाई आपको,
है ना, कि इतनी बड़ी भर्ती में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो भैया आप बाड़मेर क्या कर रहे थे, जोधपुर क्या कर रहे थे, जयपुर क्या कर रहे थे। आप एक इतनी बड़ा सुनहरा जो अवसर है, गवर्नमेंट नौकरी छोटी बड़ी कभी नहीं होती है भाई, इस बात का विशेष ध्यान रखें। गवर्नमेंट नौकरी गवर्नमेंट होती है, चाहे वो चतुश्रेणी हो चाहे फिर वो फर्स्ट ग्रेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए सफलता सबसे पहले जरूरी। लोग आपसे सफलता पूछेंगे, आप क्या कर रहे हैं जिंदगी के अंदर, कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। अगर आप सफल नहीं होते हैं तो फिर लोग जरूर पूछेंगे, भाई इतने साल से क्या पढ़ रहे हो, आप 54,000 में भी सिलेक्ट नहीं हो रहे हो, है ना, इसका मतलब तो आप केवल दूसरी भीड़ के चाहो। हाँ, हालांकि बहुत सारे कारण हो सकता है आपने रुचि लेके तैयारी नहीं की, नहीं सिलेक्शन हुआ हो, लेकिन लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंटरेस्ट लेते हो नहीं लेते हो, आपने फॉर्म तो भरा है ना, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा, इतनी बड़ी भर्ती को फिर आपको छोड़ना नहीं है। तो इसलिए ये छोटे छोटे टॉपिक है ना, इनको छोड़ के नहीं जाना, ये रणनीति में शामिल होना चाहिए। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि बहुत सारी भर्ती में गणित छोड़ देते हैं। अब भाई आप चतुर्थ श्रेणी में गणित छोड़ दोगे तो आप करोगे क्या, है ना। गणित आप छोड़ नहीं सकते, हिंदी आप छोड़ नहीं सकते, मेरा कहना मानो तो इंग्लिश भी छोड़नी नहीं है, सब चीजें पढ़ के जानी भाई। पूरा नहीं आता तो कुछ तो आएगा, और उस कुछ कुछ में ही अपना सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो सूखा सबसे पहले वायुमंडलीय प्राकृतिक प्रकार की है जो आपदा है। अब सूखे से होता क्या है ना, सूखे से क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है भाई, इसके अंतर्गत संबंधित जो क्षेत्र हैं, जिस क्षेत्र में ये सूखा पड़ता है, संबंधित क्षेत्र में जल या नमी की कमी, जल या नमी, जल या नमी की कमी से प्राकृतिक वनस्पतियां नष्ट हो जाती है। ये बात मैं केवल आपके लिए लिख रहा हूं, सीधी भी बता सकता हूं, लेकिन ये लिखना इसलिए जरूरी है कि आप में से कोई विद्यार्थी अगर नोट्स बना रहे हैं तो फिर इसकी पीडीएफ से जैसे भी आपको उचित लगे जैसे आप कर सकते हैं। तो सूखा क्या होता है, सूखा एक प्रकार की वायुमंडलीय आपदा है, और इसके अंतर्गत जिस क्षेत्र के अंदर सूखे की घटना हो रही है, जहां पर सूखे की आपदा है, उस क्षेत्र के अंदर क्या हो जाएगा, आपके जल या नमी की कमी। वे देखो, जल या नमी की कमी से ही सूखा होता है, जल की कमी होगी तो ही सूखा पड़ेगा। सूखे का मतलब क्या है, सामान्य अपन कहते हैं अभी ये सूख गए, क्या सूख गए, कोई भीगी हुई चीज तो सूखी है। तो भीगी हुई चीज सूखने का मतलब है कि इस भूमि के अंदर भी नमी की मात्रा होती है, इस भूमि के अंदर जो नमी की मात्रा होती है उसकी वजह से ये पेड़ पौधे आपको जीवित नजर आते हैं। और जब इनमें भी ये मात्रा कम हो जाएगी या भूजल स्तर गिर जाएगा तो आपके क्या हो जाएगा, सूखे प्रकार की घटना होगी, जहां पर जिस क्षेत्र में हो रही है वहां की वनस्पति को नुकसान पहुंचाएगी, वहां की वनस्पति है जो नष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। अब हम बात करेंगे सूखे के प्रकार की, सूखे के कौन कौन से प्रकार है। ये तो हो गया सूखा। अभी सूखा होता क्या है, तो सूखा किसी क्षेत्र में जल या नमी की कमी से वहां की वनस्पति जो होती है, वहां की जो वनस्पति होती है उसमें वो नष्ट हो जाती है या मुरझानी शुरू हो जाती है, तो वो सूखे के अंतर्गत उसको हम शामिल करते हैं। तो अब सूखे के प्रकार कौन कौन से हैं आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। मुख्यतः 4 भागों के अंदर बांटा जा सकता है सूखे को विभिन्न प्रकार से। जैसे मौसमी प्रकार का सूखा होता है, जलीय प्रकार का सूखा होता है ना। तो इन सूखों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सूखा। मौसमी सूखा एक तो आपके क्या हो जाएगा, मौसमी प्रकार का सूखा। दूसरा है जलीय सूखा, जलीय सूखा। तीसरा है कृषिगत सूखा, कृषिगत सूखा। और चौथा है पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकीय सूखा, पारिस्थितिकी सूखा, ठीक है। 4 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, है ना, 4 भागों में बांट के हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। सूखे को मुख्य रूप से समझने के लिए डायरेक्ट अगर पूछ भी ले तो 4 मौसमी प्रकार का सूखा होता है, जलीय सूखा होता है, कृषिगत सूखा होता है और पारिस्थितिकी सूखा होता है। अब ये मौसमी प्रकार का सूखा क्या होता है, सबसे पहले ये ध्यान देना है। मौसमी सूखे की अगर हम लोग बात करें
तो औसत जो वर्षा होती है, औसत जो वर्षा होती है, उस औसत वर्षा से 75% या इससे कम वर्षा, या इससे जब कम वर्षा होती है तो वो किस प्रकार का सूखा होता है, वो आपके मौसमी प्रकार का सूखा होता है। ये ध्यान रखना है। औसत जो वर्षा होती है, औसत जो वर्षा होती है उससे 75%, जैसे कि कहीं 100 सेंटीमीटर की वर्षा हो रही है प्रति वर्ष, लगभग औसत 100 सेंटीमीटर की वर्षा हो रही है, तो उसमें आपके क्या होगा, उसमें 75% या मतलब 25% या 25% से 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर से कम जब वर्षा होगी तो उसको हम मौसमी प्रकार के सूखे में शामिल करेंगे। ठीक है। अगला है जलीय सूखा। जलीय सूखे की अगर बात करें तो जलीय सूखा मृदा में नमी की कमी से पौधों का उगना मुश्किल हो जाता है, उगना मुश्किल, या आपके भूजल स्तर का गिरना, भूजल जो स्तर है इसका क्या हो जाता है, गिरना, ये प्रारंभ हो जाता है। ये किसके अंतर्गत आता है, जलीय, मतलब जल की कमी। जल की कमी से क्या होगा, जल की कमी से मृदा में जब जल की कमी होगी तो वहां की क्या है, वनस्पति वगैरह है वो आपकी क्या हो जाएगी, पौधे जो है, पौधों की मुरझाना शुरू हो जाएंगी, उगना कम हो जाएगा, उगेंगे नहीं क्योंकि जल भूमि के अंदर नहीं है। पौधे को आप लगा के छोड़ देंगे, जल की कमी है तो वहां पर पौधा नहीं उगेगा। उसके बाद में भूजल स्तर है वहां का नीचे गिरता चला जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कृषिगत सूखे की अगर बात करें तो जो मृदा की उर्वरता है, मृदा की उर्वरता में कमी से, मृदा की उर्वरता में कमी से फसलों का मुरझाना, फसलों का मुरझाना, है ना, फसलें क्या हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं या जल जाती हैं। आप देखते हैं कि वर्षा नहीं होती है तो भूमि की उर्वरता में कमी आ जाती है, भूमि में नमी की मात्रा नहीं रह पाती है, फिर क्या हो जाती है, फसलें धीरे धीरे मुरझा जाएगी, जिनको आपको को मारवाड़ी के बल नहीं हो रुझे, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो कृषिगत सूखे के अंतर्गत आएगा। और पारिस्थितिकी तंत्र, जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें असंतुलन पैदा हो जाता है, तो उसमें हम उसको पारिस्थितिकी तंत्रीय सूखा के अंतर्गत शामिल करते हैं। जैसे पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं वो एक प्रकार के जैविक सर्कल के रूप में एक दूसरे जुड़े हुए रहते हैं। इनमें से किसी एक की कमी हो जाती है या एक कोई प्रजाति है, जैसे घास खत्म हो जाती है तो उस घास पर निर्भर रहने वाले जीवों में क्या हो जाएगा, असंतुलन पैदा हो जाएगा, वो मरने शुरू हो जाएंगे, तो वो किसमें शामिल होगा, वो पारिस्थितिकी प्रकार के सूखा के अंदर शामिल किया जाएगा। तो ये सूखा के मोस्टली प्रकार हैं, बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखने हैं इन सूखे के प्रकार जो आपके काम के होने वाले हैं। इसके बाद में है सूखे के परिणाम। सूखे के क्या परिणाम है भाई, सूखा आ गया है, सूखा पड़ गया है, सूखे के बाद में क्या परिणाम होता है सूखे के, सीधी बात है, सूखे का परिणाम होता है अकाल, है ना, होता नहीं होता है, सूखो पड़े दिन अपने क्या हुआ, काल आया करे, आप काल क्या करो, तो काल ही क्या है, अकाल है, काल ही क्या है, अकाल है। तो सूखे के परिणाम आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं। सूखे के मुख्यतः अलग अलग परिणाम में हम लोग बात करें तो नंबर एक तो क्या हो जाता है, चारे की कमी हो जाती है ना, चारे की जब कमी होनी शुरू हो जाती है, चारे की कमी किसी क्षेत्र में, सूखे की वजह से किसी क्षेत्र में अगर चारे की कमी होती है तो हमें उसे तृणाकाल कहते हैं। क्या बोलते हैं, तृणाकाल बोलते हैं। अगर किसी क्षेत्र के अंदर जल की कमी हो जाती है, किसकी कमी हो जाती है, जल की कमी हो जाती है, तो हम उसको जल अकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल अकाल कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, केवल छोटी छोटी बात है, ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि चारे की अगर कमी हो तो तृणाकाल बोलते हैं, जल की अगर कमी हो तो जल अकाल बोलेंगे, जल या पानी एक ही चीज है। और इसके बाद में अगर बात करें खाद्यान्न की अगर कमी हो, खाने के लिए खाद्यान्न नहीं हो तो खाद्यान्न की कमी जब होगी, खाद्यान्न की कमी होगी तो वो किस प्रकार का अकाल होगा, अन्न अकाल। भाई खाने के लिए अन्न ही नहीं है तो हम किस में शामिल करेंगे, उसको अन्न अकाल के अंदर शामिल करेंगे। और जब तीनों की कमी हो, ना तो आपको तीनों में क्या है, ना तो आपके पास चारा है ना तो आपके पास क्या है, खाद्यान्न की कोई चीज है, और ना क्या है, पानी है, जल है, तो तीनों की जब कमी हो जाएगी तो उसको हम त्रिअकाल बोलते हैं। कैसा अकाल बोलते हैं, त्रिअकाल बोलते हैं। ये सबसे भयंकर प्रकार का अकाल होता है।
जहां सूखे का सबसे अधिक प्रभाव होता है उन क्षेत्रों के अंदर त्रिय काल सबसे अधिक पड़ता है। त्रिय काल में क्या होता है, चारा, पानी, खाद्यान्न सब भी, फसल अच्छे से नहीं होगी तो चारा ही नहीं होगा, और फसल नहीं होगी तो खाद्यान्न की चीज नहीं मिलेगी, सीधी बात है, जल की कमी होगी तो सूखा पड़ेगा। तो इसलिए तीनों प्रकार की कमियां आपके हो जाती हैं, तो त्रिय काल पड़ता है ना। तो ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान के अगर प्रसिद्ध अकालों की बात करें कि राजस्थान में ऐसे कब कब अकाल पड़े हैं, तो राजस्थान के प्रसिद्ध अकाल है ना, राजस्थान के प्रसिद्ध अकाल, राजस्थान के प्रसिद्ध अकाल, राजस्थान के प्रसिद्ध अकालों की मैं अगर बात करूं तो एक तो आपने सुना होगा छप्पनिया अकाल। कौन सा सुना होगा? छप्पनिया, त्रिकाल भी बोल सकते हैं इसको, त्रिकाल। छप्पनिया त्रिकाल है ना, छप्पनिया। छप्पनिया त्रिकाल जो है, इसके बारे में अगर बात करें तो ये भयंकर राजस्थान का प्रसिद्ध अकाल है। कई बार एग्जामों के अंदर सीधा पूछा गया कि छप्पनिया त्रिकाल कब पढ़ाते हैं, या छप्पनिया काल है, छप्पनिया काल है जो कब पढ़ाता हूं। तो एक तो ये विक्रम संवत, विक्रम संवत 1956 ध्यान में रखना। अगर विक्रम संवत पूछ ले, हिंदी महीनों के अनुसार पूछ ले, तो 1956 के अंदर पड़ा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, छप्पनिया काल कहते हैं। अगर सन की बात करें तो ये आपके पड़ा है सन 1899, सन 1899 में। ये बात ध्यान में रखनी है। एक आपके प्रसिद्ध है चालीसा काल, चालीसा। अगर कभी बूढ़ियों कुड़े थे बैठा हुआ, बूढ़िया जरूर चर्चा करता हुई विभिन्न कालों के बारे में, क्या छप्पनियों काल पड़ो, जदक पानी की समस्याहीन, आई समस्याहीन, हजार प्रकार की बातों में करता हुई। तो वो आप कहते हैं ना कि कभी बूढ़ियों को बया करो, ई कारण बया करो, कम कम आपदा प्रबंधन की बहुत सारी चीजें हैं जो कि थारी सीधी बूढ़ियों के द्वारा भी हल हो जाए। ठीक है, कि उस समय क्या दिक्कतें आई थी, किस प्रकार का अकाल पड़ा था, सारी चीजें हो जाती है। तो चालीसा जो अकाल है, चालीसा अकाल पड़ा था आपके 1783 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में। अन्य कुछ अकाल और पड़े हैं राजस्थान के अंदर, कब कब पड़े हैं थोड़ा सा नोट कर लो भले। अन्य अकाल एक तो पड़ा है आपके 1987 के अंदर, और एक पड़ा है आपके 2002-03 में, 2002-03 में। तो ये कुछ है, ध्यान में रखेंगे आप। विभिन्न अकालों की अगर बात करें, छप्पनिया अकाल सबसे इसमें प्रसिद्ध है, चालीसा अकाल भी भले नोट कर लेना, और अन्य अकाल भी 2002-03 के अंदर भी भयंकर अकाल पड़ा था राजस्थान के अंदर। तो इन अकालों का आप अच्छे से ध्यान रखें, और सूखे के परिणाम के स्वरूप ये अकाल आपके पड़ते हैं। अब भारत में प्रमुख सूखाग्रस्त क्षेत्र कौन कौन से, शॉर्ट में थोड़ा सा ये भी आप देख लीजिए। भारत में प्रमुख सूखाग्रस्त क्षेत्र, भारत में प्रमुख सूखाग्रस्त क्षेत्र, तो इसमें एक नंबर पे है अत्यधिक सूखा क्षेत्र, अत्यधिक सूखा क्षेत्र। एक तो ये ध्यान में रखना है, भारत में सूखाग्रस्त अगर क्षेत्रों की बात करें तो इस एक तो है अत्यधिक, अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा सूखा जो पड़ता है। इसमें दो क्षेत्र ही मोस्टली आपको ध्यान रखना है। एक तो हमारा है पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान जिसमें हम रहते हैं। पश्चिमी राजस्थान का जो हमारा एरिया है, इसमें भी मोस्टली हमारा जो बाड़मेर जिला है, बाड़मेर और जैसलमेर, बाड़मेर और जो जैसलमेर जिला है उसका आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। बाड़मेर और जैसलमेर अकाल के लिए प्रसिद्ध है, और किसी के लिए हो नहीं हो, अकाल के लिए बाड़मेर और जैसलमेर जिले बहुत प्रसिद्ध है। और अत्यधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र हम पूरे भारत की बात करें, और पूरे भारत के अंदर पश्चिमी राजस्थान और इसके साथ में गुजरात का, इसके साथ में गुजरात का कच्छ क्षेत्र, जो कच्छ क्षेत्र है ये भी हमारे पड़ोस में है। जब हम जाते हैं गुजरात की ओर तो आपने देखा होगा, तो गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है पाकिस्तान बॉर्डर की सीमा का, ये भी एक सूखा क्षेत्र है। तो अत्यधिक सूखा क्षेत्र की जब भी बात करते हैं, बाड़मेर जैसलमेर विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान और गुजरात का कच्छ क्षेत्र, ये अत्यधिक सूखा क्षेत्र के अंदर आते हैं। भारत के अत्यधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंदर इनको शामिल किया जाता है। 2 नंबर अगर बात करें तो गंभीर सूखा क्षेत्र, अत्यधिक से थोड़ा कम, भी गंभीर स्थिति में है गंभीर सूखा क्षेत्र।
अब गंभीर सूखा क्षेत्र की जब बात करेंगे तो इसमें एक तो हमारा आ जाएगा पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान किसमें आ रहा है, अत्यधिक में आ रहा है, और गंभीर में कौन आ रहा है, पूर्वी राजस्थान। तो राजस्थान तो आपके आ ही रहा है, राजस्थान तो पीछे रह ही ना है। इसके बाद में अधिकांश एमपी, अधिकांश जो हमारा मध्य प्रदेश है वो भी इसमें है। एमपी मीन्स मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो राज्य है इसका अधिकांश हिस्सा, क्योंकि राजस्थान के जस्ट पास में है, तो राजस्थान के बाद में जो प्रभाव पड़ता है वो मध्य प्रदेश पर पड़ता है। पूर्वी महाराष्ट्र, पूर्वी महाराष्ट्र, ये भी जो एमएच पूर्वी जो महाराष्ट्र राज्य है। इसके अलावा कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार, कर्नाटक के पठार के अलावा उत्तरी तमिलनाडु, उत्तरी तमिलनाडु है ना, उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी झारखंड, दक्षिणी झारखंड। इसके अलावा भी अगर आपको नोट करना है तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ओडिशा व आंध्र प्रदेश का आंतरिक क्षेत्र, आंतरिक जो क्षेत्र है उसको इसमें शामिल किया गया है। तो गंभीर सूखाग्रस्त जो क्षेत्र है इसमें पूर्वी राजस्थान अच्छे से ध्यान रख लेना, उसमें पश्चिमी और कच्छ के रण दो ही है। इसके बाद में अधिकांश एमपी, मध्य प्रदेश का अधिकांश जो हिस्सा है, इसके अलावा पूर्वी महाराष्ट्र है, कर्नाटक का पठार है, आपके उत्तरी तमिलनाडु है, दक्षिणी झारखंड है, ओडिशा और आंध्र जो प्रदेश है, इनका जो आंतरिक भाग है इसको इसमें शामिल किया गया है। तीसरा इसके अंतर्गत आपके हैं सामान्य सूखा क्षेत्र, सामान्य सूखा क्षेत्र। राजस्थान तो आएगा ही आएगा, ध्यान में रखना ही है। और सामान्य सूखा क्षेत्र में उत्तरी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा, ये दो राज्य तो ध्यान रखने। कोंकण जो तट है मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र का जो कोंकण तट है, उस कोंकण तट को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र, तो कोंकण तट को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र, संपूर्ण महाराष्ट्र, ये ध्यान में रखना है। कोंकण तट को छोड़कर संपूर्ण जो महाराष्ट्र है वो ध्यान रखना है। इसके अलावा दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी यूपी, दक्षिणी जो यूपी है इसको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ क्षेत्र हैं ध्यान में रखने आपको। सामान्य सूखा क्षेत्र में उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, कोंकण तट को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान, कोंकण तट को छोड़कर संपूर्ण सॉरी महाराष्ट्र है, राजस्थान नहीं, और आपके दक्षिणी यूपी का जो क्षेत्र है इसको इसके अंतर्गत शामिल किया गया। चौथा और है सूखा रहित क्षेत्र। अब इसमें तो कुछ याद करना ही नहीं है। सूखा रहित क्षेत्र का मतलब है शेष जो भारत है, शेष जो भारत है, भारत का जो शेष क्षेत्र है वो आपके इसके अंतर्गत आता है, शेष भारत। सूखा रहित क्षेत्र में कौन आता है, शेष जो भारत का क्षेत्र है उसको इसमें शामिल किया गया है। अब एक और फैक्ट के अंदर हम बात करें कि भारत का जो संपूर्ण क्षेत्र है, भारत का संपूर्ण जो भौगोलिक क्षेत्र है, भारत का जो संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है, इस संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का, भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का, भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 19% क्षेत्र, 19% जो क्षेत्र है वो सूखाग्रस्त क्षेत्र है। 19% जो क्षेत्र क्या है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है। वह 12% जनसंख्या, 12% जनसंख्या है आपके सूखा से प्रभावित है, जनसंख्या सूखा से प्रभावित है, सूखा से क्या है, प्रभावित है। तो ये बातें आपको साथ में ध्यान में रखनी है कि भारत का लगभग भौगोलिक जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसका 19% भाग और 12% जो जनसंख्या है वो आपके सूखा ग्रसित है, ध्यान में रखेंगे। अब अन्य जो आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो सूखा से संबंधित कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, कार्यक्रम है। जैसे एक तो आपके सूखा परिणव क्षेत्र कार्यक्रम है जो प्रारंभ किया जाता है 1973-74 के अंदर। इसके अलावा आपके मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम है 1977-78 के अंदर। दो कार्यक्रम सूखा से संबंधित रहे हैं जो हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। इस क्लास को आप आराम से पूरा देखें, अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाएं स्पीड के साथ में, इसलिए ज्यादा बड़ी क्लास नहीं ले रहे हैं।
छोटी क्लास के अंदर आप आराम से जो इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं जल्दी से, ज़्यादा आपके समय खराब नहीं हुए, क्योंकि हम भी आपके समय की कीमत को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि समय बहुत नज़दीक रहा है और ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे विद्यार्थी कब से बोल रहे हैं कि आपदा प्रबंधन सर करवाओ, इसलिए यूट्यूब पर सबके लिए निःशुल्क है। जो भी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी क्लास है। तो सभी विद्यार्थियों तक की क्लास पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है और बेहतर कंटेंट लाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में सूखे से संबंधित सिर्फ 2 बातें रही हैं, 2 प्रमुख योजनाएं हैं। एक सूखा पर्ण और क्षेत्र कार्यक्रम है 1973-74 में जो प्रारंभ हुआ है और लगभग 16 भारत के राज्यों में संचालित हो रहा है, उनकी बात हम करेंगे। और एक मोस्तरीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1977-78 राजस्थान के लगभग 16 जिलों में जो कार्यक्रम संचालित हो रहा है उनके संबंध में हम लोग बात करेंगे। फिर जो अन्य प्राकृतिक आपदा हैं, बाढ़ हैं, भूकंप हैं, उनकी भी छोटी छोटी बातें सबके ऊपर अपन करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।